अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और जनरल बाजवा के इख्तलाफात के हवाले से बहुत सी बातें मशहूर हैं, लेकिन अब एक स्टोरी एक्सप्रेस ट्रिब्यून से मीर साफी ने बताई है जिसमें बहुत से ऐसे राज अफशा किए हैं जो अब से पहले मंजर आम पर नहीं आए थे। उनकी इस स्टोरी से उन तमाम तारीख पहलुओं का अहाता किया गया है जो सेम पेज के फटने का सबब बने। आज चेयरमैन पीटीआई हर बात से यू टर्न ले रहे हैं। तमाम तर गलत कामों का मलबा साबिक फौजी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं। काजी फाइज ईसा से मुतालिक रेफरेंस हो, नैब की कार्रवाइयाँ हो या सहाफ़ियों से होने वाला नारवा सलूक, वो अपने दौरे हुकूमत में किए गए तमाम बुरे कामों का मलबा जनरल बाजवा पर डालकर खुद पाक दामन होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल हकीकत क्या थी और किस तरह साबिक फौजी इस्टेब्लिशमेंट उनकी पुष्पनाही करती रही और गाहे बगाहे उनकी मदद करती रही, ये सब आज इस स्टोरी में बयान किया गया है। कामरान यूसुफ अपने कॉलम में बताते हैं कि ये 7 अक्टूबर 2021 की एक खुश्क सुबह जब साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई। दूसरी तरफ वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, जो उस वक्त के वजीर आजम चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बात करना चाहते थे। उस वक्त के वजीर आजम एक मीटिंग में थे। जनरल बाजवा ने उस फ़ोन कॉल में एक अहम पत्ता फेंका जिसने हुकूमत को घबराहट में डाल दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को बताया कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। वजीर आजम के पास नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए 1 हफ्ते का वक्त है, जिसके बाद जनरल बाजवा ने फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने उनसे इस्तीफ़ा ना देने की इल्तिजाएं करना शुरू कर दी थी। इस झटके से दिलबर्दाश्ता होकर आजम खान ने फ़ौरन फ़ोन उठाया और उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को बाजवा के फैसले से आगाह किया। अगले घंटे में कोर कमांडर्स और दीगर आला अफसरान ने आला फौजी सरबराह को अपने साथ रहने की इल्तिजा की। इस दौरान वज़ीर आज़म ऑफिस की हवा में घबराहट और आसामी तवानाई से भरी हुई थी। यह सवाल यह है कि आखिर क्या वजह थी कि जनरल बाजवा ने अचानक मुस्ताफ़ी होने का बताया। इस सारे मामले के पीछे एक मुकम्मल कहानी है जिसके मुतालिक कामरान यूसुफ बताते हैं कि पहले पहल जनरल बाजवा के इस्तीफे के बारे में सरगोशियां मार्च 2021 में उस वक्त सामने आई जब उन्होंने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की, जिन्होंने अभी कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल किया था। उस वक्त के वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख के सेनेट इंतखाबात में हारने के बाद मुश्किलात का शिकार वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने पर मजबूर किया गया था। ये वोट बानी तहरीक इंसाफ के लिए एक वॉक साबित हुई क्योंकि उन्होंने जीत हासिल की, वो भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मदद की बदौलत, जिन्होंने अरकान असम्बली को वोट देने पर मजबूर किया। इस नाकाम मुलाकात के दौरान जनरल बाजवा ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वाज़ेह अल्फाज में बताया कि इस्टेब्लिशमेंट अब उनकी हुकूमत के लिए सियासी इंतज़ाम नहीं करेगी। अब से इस्टेब्लिशमेंट आइन और कानून में रहकर अपने किरदार पर कायम रहेगी। इसके बाद आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को आगाह किया कि जनरल फैज़ को उनकी मौजूदा ड्यूटी से फारिग किया जाए, जिसके लिए बानी तहरीक इंसाफ ने 1 माह का वक्त मांगा था। 1 माह बाद जब जनरल बाजवा ने उन्हें याद दिलाया तो उन्होंने मज़ीद वक्त मांगा। फिर अक्टूबर आया और आखिरकार जनरल बाजवा ने उन्हें बताया कि रद्दोबदल बगैर किसी ताख़ीर के होना चाहिए क्योंकि बसूरत दीगर इससे फ़ौज में तैनाती और तबादलों के अमल में खलल पड़ेगा। वज़ीर आज़म को बताया गया कि अगर जनरल फैज़ को आर्मी चीफ के ओहदे के लिए अहल होना है तो उन्हें 1 साल के लिए कोर की कमान करना होगी। वज़ीर आज़म ने तजवीज़ पेश की कि जनरल बाजवा इस उसूल को तब्दील करें, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान गर्मा गर्म तबादला हुआ और कहा गया कि ये पंजाब पुलिस नहीं है जनाब वज़ीर आज़म। यूँ ये मीटिंग अचानक ख़त्म हो गई। ताहम चंद घंटों और जनरल बाजवा को उनके दफ्तर से मुतला किया गया कि वज़ीर आज़म ने ISI में गार्ड्स की तब्दीली के लिए उनकी तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया है। आगे बढ़ने के बाद ISPR का बयान सामने आया जहाँ उसने नए DGISI की तकर्री का ऐलान किया, लेकिन अगली सुबह उस वक्त की वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि DGISI की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है। उनके बयान में इशारा दिया गया कि तकर्री वज़ीर आज़म की रजामंदी के बगैर की गई। जनरल बाजवा ने जब ये खबर देखी तो गुस्से में आ गए, जिसके बाद उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को फ़ोन किया, लेकिन वो दस्तयाब नहीं थे। तो उन्होंने अपने इस्तीफ़े के बारे में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने फैसले से आगाह किया था। जनरल बाजवा ने कोर कमांडर्स की जानिब से कायल करने और वज़ीर आज़म ऑफिस से रुजू करने के बाद अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मसला हल करने के लिए उन्हें बनी गाला में अपनी रिहाइशगाह पर मदऊ किया। दोनों में समझौता हो गया। बाजवा ने चेयरमैन की तजवीज़ से इत्तफाक किया कि जनरल फैज़ को DGISI को मजीद चंद हफ्तों के लिए रखा जाए। बदले में वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ के नामजद करदा उम्मीदवार से इत्तफाक किया। डेडलॉक ख़त्म हुआ, लेकिन जनरल बाजवा और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दरमियान ताल्लुकात दोबारा पहले जैसे नहीं रहे। उसके बाद मामलात आगे बढ़ते गए, अदम एतमाद की तहरीक भी आई। चेयरमैन पीटीआई जनरल बाजवा से मदद मांगते रहे कि उनके खिलाफ आने वाली वोट ऑफ नो की मूव को रोका जाए, लेकिन जनरल बाजवा ये कह चुके थे कि फ़ौज अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। यूँ पार्लियामान में आने वाले एक जमहूरी चेंज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए वो चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत के घर जाने का बाइस बनी। अब उसके बाद से अब तक चेयरमैन पीटीआई
मुख्तलिफ कहानियां बताते रहे। साइफर साजिश से शुरू होने वाला मामला अपने कत्ल की साजिश तक पहुंचा और उसके बाद बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज मार्केट के अंदर गर्दिश करती रही। लेकिन यह बात इस स्टोरी से इस्टेब्लिश हो रही है कि उस वक्त अगर चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत घर गई तो इसमें बहुत बड़ा रोल एस्टैब्लिशमेंट और उस वक्त की हुकूमत के माबैन सेम पेज के फटने का था। बहुत बड़ा रोल उस हाइब्रिड रजीम के ख़त्म होने का था, उन मिसाली ताल्लुकात के मांद पड़ने का था, जिन मिसाली ताल्लुकात के बारे में खुद चेयरमैन पीटीआई बार बार अपने जो इंटरव्यूज़ हैं, टीवी इंटरव्यू में बताते थे, अपने स्टेटमेंट्स में भी, खिताबात के अंदर भी बताते थे और फिर तारीफ़ें भी करते थे उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की। लेकिन ये बात तय हो रही है, इस्टेब्लिश हो रही है कि बहुत पहले ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चेयरमैन पीटीआई के माबैन ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार हो गए थे और उसकी बहुत सारी जो वजह है वो कुछ उसूली तौर पर लिए गए फैसले थे, कुछ प्रिंसिपल डिसीजंस थे और उनमें से एक बहुत बड़ा डिसीजन DGISI की अपॉइंटमेंट का था और वो चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद को अभी DGISI रखा जाए। लेकिन जनरल बाजवा उनको ये बावर करा चुके थे कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना है तो उनको कोर कमान करना पड़ेगी और फिर उनको अग्री किया गया। और फिर ये जुमला जो उस मीटिंग के अंदर कहा गया कि जनाब वज़ीर आज़म ये पंजाब पुलिस नहीं है बल्कि पाक फ़ौज है और पाक फ़ौज में एक प्रोसेस मौजूद है, उस प्रोसेस के ज़रिए से मामला आगे चलेंगे। और इस गर्मा गर्म मीटिंग के बाद जब एक डेडलॉक ना टूटा, ब्रेक थ्रू ना हुआ, तो उसके बाद अल्टीमेटली जनरल बाजवा को फ़ोन कॉल करके ये तसल्ली दी गई कि जैसे आप कह रहे हैं मामला उसी तरह से चलेंगे। और फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन सामने आता है और उस नोटिफिकेशन पर तर्जुमान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के वफाकी वज़ीर इत्तलात की तरफ से मौक़िफ़ आना कि असल में ये तो वज़ीर आज़म का प्रोगेटिव है, वज़ीर आज़म ने तकर्री करनी है, नोटिफिकेशन उनकी तरफ से आना है। तो उसके बाद एक नई जो है वो बहस जन्म ले लेती है। लेकिन ये असल बोन ऑफ कंटेंशन होती है जिसके बाद जनरल बाजवा को भी बहुत सारे मामला खटकने लगते हैं। वो एतमाद मुतज़लज़ल जो मार्च में होना शुरू हुआ था, अल्टीमेटली होते होते फिर अप्रैल आ जाता है और 10 अप्रैल को चेंज ऑफ गार्ड्स हो जाता है। यानी उसमें चेयरमैन पीटीआई की पीटीआई हुकूमत घर जाती है और उसके बाद इत्तेहादी हुकूमत बराजमान हो जाती है। आज अगर वो ये कह रहे हैं कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जानते ही नहीं थे कि उनके खिलाफ रेफरेंस आया, तो उस वक्त जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो कहते थे कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि अगर कोई मुझसे इस्तीफ़ा मांगेगा तो सबसे पहले मैं उससे उसका रेजिग्नेशन मांग लूँगा। लेकिन आज जिस वक्त वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा सुपर वज़ीर आज़म थे, ये कॉनोटेशन खुद चेयरमैन पीटीआई ने जनरल बाजवा के लिए इस्तेमाल की है कि वो सुपर प्राइम मिनिस्टर थे, यानी प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर की चीज़ थे और तमाम जो पॉलिसी मैटर्स थे, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस थे, वो सब जनरल बाजवा कर रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि फिर वो स्टेटमेंट्स भी सामने रखे जाने चाहिए कि जिसमें खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही ये कह चुके हैं कि चेयरमैन पीटीआई के तो पेपर्स तब्दील किए गए थे और ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट की बरहूद मिन्नत था। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो इलेक्टेड लोग हैं, MNAs हैं, वो ये स्टेटमेंट दे चुके कि हमें बैसाखियाँ फराहम की गई थी। ये बैसाखियाँ जो 2018 में फराहम की गई थी, अल्टीमेटली ये सफ़र तब तक जारी रहा कि जब तक पार्लियामान से एतमाद का वोट नहीं ले लिया गया और फिर बहुत सारी लेजिस्लेशन के मौके पर भी नंबर गेम पूरी करने में इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता था। तो ये राज कोई राज नहीं है, इसको अब साइफर कहानी से जोड़ा जाए, अपनी हुकूमत के जाने को आलमी साजिश कहा जाए, अमरीकी साजिश कहा जाए, तो यकीनन ये सारी की सारी जस्टिफिकेशंस हैं जो एंड तक इसलिए सिर्फ दी जाती रहीं कि कहीं ना कहीं शायद ये जो क्रैक्स हैं ये फिल हो जाएंगे, मामलात हील हो जाएंगे और फिर से चेयरमैन पीटीआई को एक और मौका मिल जाएगा। लेकिन अभी सिचुएशन ऑल टुगेदर मुख्तलिफ दिखाई देती है। अब इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत मुल्क पर बराजमान है, उसके जाने का वक्त हुआ चाहता है। जो असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और उसके बाद गुज़श्ता रोज़ी राना सनाउल्लाह साहब ने यह बताया कि 8 या 9 अगस्त को हम असम्बलीज डिज़ोल्व कर देंगे, जिसके बाद केयर टेकर सेटअप आना है। लेकिन आज के मौजूदा सियासी तनाजुर में सबसे अहम सवाल यह है कि मुस्तकबिल करीब का सियासी मंजरनामा होगा क्या। सबसे अहम जिम्मेदारी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की है, निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब का मामला है। इसके लिए मौजूदा हुकूमती सेटअप की जमातें आजकल गुफ्तो शरीक में मसरूफ़ हैं। इस वक्त सूरत हाल अभाम का शिकार है। खुद हुकूमत में मौजूद सियासी जमातें इंतखाबात के आईनी मुद्दत के दौरान इनेकाद पर जोर दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सूरत हाल मौजूद है जो बर वक्त इंतखाबात के रास्ते में रुकावट बन सकती है। क्या निगरान सेटअप भी आईनी मुद्दत से आगे जाएगा? क्या मनपसंद नताइज के लिए अच्छे वक्त का इंतजार किया जाएगा? क्या ऐसा मुमकिन है कि असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने के बाद आइन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात ना कराने की हिकमत अमली को इख्तियार किया जा सके? मुस्तकबिल का सियासी नक्शा क्या होगा, इस सवाल का फिल वक्त किसी के पास भी हतमी जवाब नहीं है और तवील तरीन मुशावरतों और मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है जो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही हैं। इसी हवाले से दुबई में पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातों के बड़े रहनुमाओं में तवील तरीन मुशावरत जारी है, मगर अभी तक
निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल नहीं हो सका। अलबत्ता इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कराने पर कंसेंसस जरूर है। दुबई में मौजूद सियासी बैठक से मुताल्लिक मोतबर जराए का कहना है कि मुल्क में माशी इमरजेंसी हुई, जिसके तहत इलेक्शन को 6 माह के लिए मौखर करने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई, मगर सियासी निज़ाम की पुख्तगी और इस्तेहकाम के लिए दोनों सियासी रहनुमा इंतखाबात कराने के हक में भी हैं। इतलात हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान तवील बैठक पीर की रात हुई। इंतहाई मोतबर ज़राए ने तस्दीक की है कि मुशावरत का सिलसिला तकरीबन 2.5 घंटे दुबई में एक बड़े होटल के मीटिंग रूम में हुआ। इसके अलावा मुशावरत में ये बात कई बार दोहराई गई कि निगरान वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार और गैर मुतनाज़ा होना चाहिए ताकि इंतखाबी नताइज को सब कबूल करें, मगर अगले चंद माह के दौरान माशी निज़ाम की बेहतरी के लिए ताकतवर माशी माहिर की ज़रूरत पर भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक है माशी अबतरी से सियासी पार्टियों के वोट बैंक पर मनफी असर पड़ेगा। मुज़ाकरात से वाबस्ता अफराद का कहना है कि फिलहाल दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने पाकिस्तान में अपनी अपनी दीगर सियासी क़यादत को भी मुज़ाकरात के बारे में आगाह नहीं किया है, इसलिए कई सियासी रहनुमा दुबई की बैठक पर लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि दोनों सियासी रहनुमाओं में मजीद बातचीत की जाएगी और दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया जा रहा है, लेकिन अभी कई घंटों की मुशावरत में कई नाम ज़ेर बहस आए। खुसूसन जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली गैर सियासी शख्सियत पर तवील सेशन हुआ, मगर हतमी फैसला अभी तक नहीं हो सका है। इतलात है कि साबिक वज़ीर आज़म माशी बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात करने पर जोर दे रहे हैं ताकि अवाम को कुछ रिलीफ दिया जा सके, मगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क में फौरी इंतखाबात के बाद माशी बेहतरी के लिए इक़दामात करने पर डटे हुए हैं। दूसरी जानिब यह भी महसूस किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो गर्मजोशी इस हुकूमत के क़याम के वक्त थी, अब इन दोनों के माबैन वो गर्मजोशी नहीं है, ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार है। दोनों जमातें एक दूसरे से कुछ नाला दिखाई देती हैं। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून के हवाले से खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को महसूस होता है कि उनके साथ कोई चाल चली गई है, उनके हिस्से में जो आना चाहिए था वो नहीं आया। इसके पीछे कुछ नादीदा कुव्वतें हैं, जिसकी मिसाल हमें इस बात से मिलती है कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने किसी वक्त आसिफ जरदारी से वादा किया था कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अब इतलात हैं कि अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने आसिफ जरदारी को खत लिखा है कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं होंगे। दोस्तों के मशवरे से फैसला किया है कि हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ही इलेक्शन लड़ेंगे और पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक पीटीआई रहनुमाओं ने भी आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी में शामिल होने का वादा तो किया था, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनने के बाद इसमें शामिल हो गए। इसी तरह केपी से लोग परवेज़ खट्टर की जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा बन गए। इन तमाम वाक़यात के बाद पीपल्स पार्टी की सोच पुख्ता हो रही है कि उन्हें सिंध तक महदूद किया जा रहा है। सिंध में भी पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। जीडीए और एमक्यूएम समेत कई जमातें ग्रैंड अलायंस में जा रही हैं, जिससे पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन अभी तक का जो सियासी मंजरनामा है, उसमें एक मंजरनामा तो वो है जो अनफोल्ड नहीं हुआ है, जो मुबहम है, जहाँ की मुलाकातें खुफिया रखी जा रही हैं, जिसके कंटेंट्स अभी तक पब्लिक से शेयर नहीं किए जा रहे। और दूसरा मंजरनामा वो है जो बराह रास्त देखा जा सकता है, जो टीवी स्क्रीन्स पर दिखाई दे रहा है। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास हो रहा है, जहाँ बड़ी ही तेज़ रफ्तारी के साथ कुछ कवानीन मंजूर किए जा रहे हैं, लेजिस्लेशन हो रही है, और उसमें इत्तेहादी नाला भी दिखाई देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़, वो भी आते हैं, वो तरमीमी बिल पेश करते हैं, और फिर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी आते हैं, उस पर लबकुशाई करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सेनेटर रज़ा रब्बानी जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सेनेटर मुश्ताक गनी के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो यकीनन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं कि क्रैक्स हैं। ये क्रैक्स फिल होंगे नहीं होंगे, आने वाला सियासी मंजरनामा क्या होगा और कितनी देर में ये मामला तय किए जा सकते हैं, इन सब पर बात करेंगे। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब ने एक आर्टिकल लिखा, हो सकता है आपकी नज़र से गुजरा हो। लोबे लुबाब ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने 11 अक्टूबर को उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी चेयरमैन पीटीआई को टेलीफोन किया और ये मैसेज उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पहुंचाया, आज़म खान साहब को, कि वज़ीर आज़म तक ये पैगाम पहुंचा दें कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं और आपके पास 7 दिन का वक्त है जिसमें आपको आर्मी चीफ का तकर्रुर करना होगा। उससे दिखाई ये देता है कि मार्च से ही हालात इतने ख़राब हो गए थे कि अक्टूबर में जाके बाजवा साहब ने ये कन्वे किया कि मैं अब इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ, यानी लबालब भर गए थे।
सर्द मोरी का शिकार थे ताल्लुकात। तो आप के पास कोई ऐसी खबर है, उस वक्त आपको पता था कि ऐसी, क्योंकि इस्लामाबाद की फ़जाओं में तो ये सर्कुलेट कर रहा था कि जो सेम पेज है वो फट चुका है। ठीक है, सेम पेज तो बहुत पहले से फट चुका था। सेम पेज के अंदर तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो उस्मान बुज़दार, फराह जोगी और बुशरा बीबी की कहानियां थी वो जुबानें आम थी और जो गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही थी, परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और हर पॉलिसी जो है उसको यू टर्न हो रहा था। तो एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के साथ जुड़े जो कंपोनेंट थे वो ब्रीच हो रहे थे। तो जब वो ब्रीच हो रहे थे तो जाहिर है वहाँ पे एक आपको उस अनरेस्ट के साथ जुड़ा अदारे का जो रिस्पांस था और जो प्रेशर था बाजवा साहब पे भी, वो यकीनन यही था कि आप इनकी जो अनड्यू सपोर्ट और फेवर है उसको विड्रॉ करके तो इनके जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स हैं या जो सर्विस डिलीवरी के साथ जुड़ा आपका एक रोल है एज अ इंस्टीट्यूशन हेड, उस धब्बे को, उस लेबल को अपने से इनको डिस्कनेक्ट करें। तो जाहिर उन्होंने एक वज़ादार के साथ ही वो मैसेज भेजा कि अभी मैं अब आपके साथ प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता, नहीं चल सकता। और अल्टीमेटली वो डिस्प्लेयर कई दफ़ा उन्होंने इस अंदाज से जाहिर है खुद पीएम साहब ने हमें कन्वे किया कि बाजवा साहब पे बहुत प्रेशर है और वो उनको उनके अदारे के अंदर से भी प्रेशर आ रहा है और हमें जो है वो ये जो इस वक्त की हमारी चल रही है इकोनॉमिक सिचुएशन और सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस के इश्यूज वो इम्प्रूव करने होंगे। अदरवाइज जो चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे ये हालात उस वक्त ज़्यादा ख़राब हुए जब हफीज़ शेख की जगह मौसूफ शौकत तरीन साहब को लाया। जब शौकत तरीन को लाया गया तो शौकत तरीन ने आते जो पेट्रोल पे सब्सिडी दी और अल्टीमेटली इस मुल्क को और ज्यादा इकोनॉमिक क्रंच के अंदर डाल दिया। तो ये सारे वो मिले जुले वाकयात थे जिन्होंने अल्टीमेटली, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली लावा तो पक रहा था और ये असल में ब्रेकिंग पॉइंट था कि जिस ब्रेकिंग पॉइंट पे आके उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, उस वक्त के वजीर आजम के को ये कन्वे करना पड़ा कि भाई मैं वी कैन नॉट गेट अलॉन्ग, अब मुझे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट था और उससे पहले ही हालात बहुत ख़राब होना शुरू हो गए थे। नेशनल सिक्योरिटी जब कंप्रोमाइज होती है और अवाम का जो एतमाद होता है अदारों के ऊपर और ओवरऑल मुल्क की जो इंटरनेशनल फ्रंट और रीजनल और डोमेस्टिक पे जब वो लीडरशिप क्राइसिस सामने आता है कि कोई भी आपके हमसाया ममालिक हों या पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हों, सबके साथ जो है वो चेयरमैन पीटीआई ने बिगाड़ ली थी और वो सोलो फ्लाइट पे चल रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में फिर जब आप सबको नाराज कर बैठे तो फिर कोई ना कोई सारे रास्ते जब बंद हो जाएं तो फिर वो प्रेशर तो आते हैं अल्टीमेटली। यानी इससे तो इस्टेब्लिश होता है डॉक्टर साहब, ये कोई साइफर कहानी नहीं थी, ये कोई आलमी साजिश नहीं थी, कोई आलमी दबाव नहीं था, बल्कि वो जो पिलर या सपोर्ट चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत को दी गई थी, जब वो सपोर्ट खींच ली गई तो वो हुकूमत धड़ाम से गिर गई। तो अब भी जो सिचुएशन है एट दिस पॉइंट इन टाइम, अगर इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट किया जाए तो वो जो प्रोजेक्ट नाकाम हो गया, अब उस प्रोजेक्ट को दोबारा टेस्ट करने का कोई सोच भी नहीं सकता। यानी इस्टेब्लिश हो सकता है इससे कि इज दैट मच कॉर्नर्ड नाउ या आइसोलेट है कि ना तो जो ब्रदरली कंट्रीज हैं वो उन पे एतबार करने को तैयार है, ना ही लोकल इस्टेब्लिशमेंट को ब्रीदिंग स्पेस दे सकती है। इज इट ट्रू? मैं इस पे तो यही कह सकती हूँ कि बाकी मैं तो कुछ नहीं कह सकती और ना मैं इंस्टीट्यूशन की पर्सन हूँ और मैं जो पब्लिक परसेप्शन और ये जो उस वक्त की हमारी कैबिनेट और पार्टी के अंदर जो डिस्कशन और चीजें जो है सरफेस होकर सामने आती थी, हम उनको डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ पे जो इस्तराब था अदारों के अंदर जो मिसट्रस्ट था और जो एक हमारी
कम्युनिकेशन गैप के साथ साथ एक पहले के डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो वो सब उसको फील कर रहे थे और देख रहे थे और उस पर डिस्कशन होती थी कि भाई ये जो कुछ हो रहा है या जिस तरफ सिचुएशन जा रही है, और जो लोग खान साहब को ये पावर करा रहे थे कि जनाब आप फिक्र न करें, इनकी क्या औकात है, ये आपको कुछ देंगे, तो अल्टीमेटली हम आवाम आपके साथ है, आप इलेक्टेड। यही आजम खान उस वक्त जो है वो सबसे बड़ा कल्प्रिट था, और यही आजम खान जो है वो उस वक्त इन्हें कहते थे कि ये 6 ग्रेड के और 5 ग्रेड के जो ऑफिसर हैं इनकी आपने क्यों सुनी है। आप सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, आप अक़वाम आलम के लीडर हैं, और आप के अंदर अल्लाह ने मुबारक किया आपने दुनिया को लीड करना, तो आप पाकिस्तान आपके मुकाबले में पाकिस्तान का तो है ही कोई लीडर नहीं, उनके साथ तो आपका कंपटीशन ही नहीं है, आपका तो कंपटीशन इंटरनेशनल फ्रंट पे है। तो ये वो सारे हवा भरने वाले पंप थे जिन्होंने उनको अल्टीमेटली इतना इन्फ्लेट कर दिया कि वो गुब्बारा जो है वो फट गया। और उससे डॉक्टर साहब, मतलब एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपने वाली इस स्टोरी के कंटेंट्स तो दुरुस्त साबित होते हैं, मोरलेस के ऐसा हुआ होगा। अब जरा आगे चलते हैं। ये जो इस वक्त का सियासी मंजरनामा है, इसमें खासी धुंध छाई हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही है, और कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं, उसके कंटेंट्स भी मुबहम रखे जा रहे हैं। केयर टेकर सेटअप क्या होगा, मुशावरत दर मुशावरत हो रही है, लेकिन ला हासिल और बेनतीजा है। इतनी गैर यकीनी क्यों है? क्या आज से पहले भी आपने कभी इतनी अनसर्टेनिटी, इतनी अनप्रडिक्टेबिलिटी देखी? देखिए, ये गैर यकीनी इसलिए ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर आपने इकोनॉमिक फ्रंट पे इस किस्म की फितनेबाजी नहीं देखी, जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी को एक जमात जो है वो अपनी सियासत की नजर करने पर तुली हो, और वो हर हाल में दानों को मुलायम करना बायसे स्वाब समझती हो, और जो किसी सूरत भी पाकिस्तान की कौमी सलामती से खिलवाड़ करने से बाज ना आ रही हो। तो ये सिचुएशन भी आपने पहली दफा देखी है ना, ये इससे पहले सियासी जमातों के अंदर इस किस्म का जहर नहीं था, और ना कोई पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ इस तरह नहीं, लेकिन तो क्या हालात किसी भी इकोनॉमिक इमरजेंसी का तकाजा करते हैं, या एक्सपेक्ट किया जाए कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी भी प्लान में हो सकती है? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि ये सारा डिपेंड करता है पोलिटिकल फोर्सेस। इस पोलिटिकल फोर्सेस ने किस तरह फहमो फरासत और अपनी सियासी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए अगर चीजों को हैंडल कर लिया, तो फिर तो वैक्यूम ना मिला तो कोई वैक्यूम करेगा। लेकिन अगर आपस में इनकी इसी तरह झींगा मुश्ती चलती रही और अपनी अपनी पसंद के प्राइम मिनिस्टर ये जेब में डाल के फिरते रहे, और कौम के प्राइम मिनिस्टर की बजाय जबातू के प्राइम मिनिस्टर की तलाश जारी रही, तो यकीनन फिर यहाँ मुल्क के लिए भी तो किसी ने सोचना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रही है कि जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं इनको जरा फहमो फरासत का मुजाहरा करना पड़ेगा, लेकिन अभी दिखाई ये दे रहा है कि हर कोई हिस्सा बकदरे जुस्सा तो चाहता है। जाहिर है हर एक का अपना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है। इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर भी जो है वो एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर बनती हुई नजर आ रही है। गो के इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा थे, लेकिन अब ऐसा क्रूशल डिसीजन लेना है कि जिसमें हर कोई अपनी जो है वो वेलफेयर बेहतरी चाह रहा है। तो ऐसे में आपको क्या दिखाई देता है? क्या ये डिसीजन इनके पास रहेगा, पॉलिटिकल फोर्सेस के पास रहेगा, कि अल्टीमेटली डिसीजन भी फिर कहीं और से होगा? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि सारा डिपेंड करता है कि ये अवाम सब तो देख रहे हैं, और अगर आप अपने पटारे से घूम आके अपने रिश्तेदार निकालेंगे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो चीजें जो है अल्टीमेटली अनफोल्ड जब होंगी तो पब्लिक के अंदर भी वो रिएक्शन आएगा ना। तो कोई ऐसा शख्स जो कैपेबल हो, कॉम्पिटेंट हो, क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस हो, लेकिन उसके ऊपर कोई छाप ना हो, उसको अगर नॉमिनेट किया जाए तो सबके लिए काबिल कबूल हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें कोई गुंजाइश रहती है फिर किसी जगह भी विजिट करने की। लेकिन अगर आप अपनी अपनी दुकान पे सौदा बेचना चाहें और कौमी दुकान को बंद करने को तुम जाए, तो फिर जगह जगह
दुकान खोल के तो आप पाकिस्तान का मफाद जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब इस सारे मंजरनामे में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो भी नौमौलूद पार्टी है वो कहाँ खड़ी है? क्या दूर से देख रहे हैं आप ये सब कुछ, या आप कहीं ना कहीं इनपुट भी दे रहे हैं? हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम ये समझते हैं कि ये सारे जो भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं या हमारी ख्वाहिशात हैं, ये अल्टीमेटली इनका महवर और मरकज जो है वो हमारी पाकिस्तान की जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आप सियासी और नौशी अज़म इस्तेहकाम का शिकार रहते हैं और आप इसी तरह जो है एक दूसरे पे ट्रस्ट डेफिसिट करके तो अपनी अपनी जंग लड़ते हैं, सियासी मफाद के लिए कौमी मफाद को भूल जाते हैं, तो फिर उसके लिए फिर आपको कुछ चीज़ें जो है वो अनयूजुअल होती भी नजर आ सकती हैं, जिसमें शायद पाकिस्तान के जो वारिस हैं वो पाकिस्तान के लिए अपना रोल अदा करें और मुल्क को मजीद इंतशार और अफरा तफरी से बचाएं। इस सारी गुफ्तगू से तो मुझे लगता है कि अभी इलेक्शंस तो हुनूस दिल्ली दूरस्त है, क्योंकि जब तक ये स्टेबलाइज नहीं होते, इकोनॉमिक मामलात भी हैं और फिर ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, तब तक तो फिर इलेक्शंस के मुताबिल नहीं हो सकते। आपको भी ऐसा ही लगता है कि अक्टूबर नवंबर में तो मुश्किल है? कि ये सारी सिचुएशन डिपेंड करता है कि हमारे सियासी लीडरान जो है वो किस तरह फरासत से इसको हैंडल करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि जी को सीनियर सियासतदान होना चाहिए केयर टेकर पर। इस मौके को जाया नहीं करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, लास्टली डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि आपने भी तो पॉलिटिकल प्लेयर्स को मुश्किल में डाला हुआ है ना, आप भी फैसला कर लेते हैं कि कहाँ जाना है, किससे सीट एडजस्टमेंट करनी है, किससे हाथ में लाना है, शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। नहीं, इसमें हमारे देखिए वक्त से पहले तो कोई चीज जो है वो सर्किट नहीं होती ना, या अल्लाह का एक निज़ाम है कायनात का भी, वो भी सूरज शुरू होने से लेकर ग्रुप होने तक उसका भी एक वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है ना। हर काम का एक वक्त होता है, उस वक्त से हट के अगर आप कोई करते हैं अपनी ख्वाहिशात में मबनी ढोल पीटते हैं तो उसका क्राइसिस के अंदर आप एक नया क्राइसिस क्रिएट करते हैं। इस वक्त जो क्राइसिस पहले एग्जिस्ट करते हैं उनको मैनेज करने की जरूरत है। तो हम जितने भी सियासी खिलाड़ी हैं सबके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल सर्वाइवल और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर देख लें नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि सियासत बाद में रियासत पहले। ठीक, और जब तक रियासत प्रोटेक्ट नहीं होती सियासत का ये जो बटारा है ये बंद नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप, मुझे ब्रेक लेनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉस आशिक अवान साहिबा, तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में भी रिकॉर्ड कानून साजी हुई है और बड़ी उजलत में कुछ कवानीन पास हो रहे हैं। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। गुज़श्ता कुछ रोज़ से अब रोज़ाना की बुनियाद पर नए नए कवानीन, पुराने कवानीन में तरामीम और एक्ट्स मंजूर होने का सिलसिला देख रहे हैं। कानून साजी में तेज़ी इस बात की गवाही दे रही है कि जल्द ही ये हुकूमत अपने मामलात निपटा कर घर चली जाएगी। लेकिन बनाए गए कवानीन में कुछ ऐसे कवानीन हैं जो तनकीद की वजह से मंजूर नहीं हो सके। ये ऐसे कवानीन थे जो किसी भी तौर पर जमहूरी नहीं थे। सवाल ये है कि हमारे जमहूरी निज़ाम के खुद साख्ता चैंपियन अपने ही हाथों से ऐसी गिरहें लगाने को क्यों आमादा हो गए जिन्हें खोलने के लिए दांतों का इस्तेमाल होगा। ये भी हो सकता है कि जो गिरहें लगाने की तैयारी हो रही है उनकी वजह से जमहूरी निज़ाम ही नहीं बल्कि वतन अजीज़ को भी इतने गहरे ज़ख्म लगे कि दांतों का इस्तेमाल भी उनका मदावा ना कर सके। इन गिरोह में निगरां वज़ीर आज़म को खुद मुख्तार बनाने का कानून भी शामिल था। ये कानून बज़ाहिर तो एतराज़ शुदा शक के ख़त्म करने के बाद ही मंजूर हुआ, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत ऐसी तरामीम करने में दिलचस्पी क्यों ले रही थी जो मुस्तक़बिल में इन्हीं के लिए परेशानी का सबब बनती। अब भी जो तरामीम मंजूर हुई हैं वो किसी भी निगरां हुकूमत को इतना पावरफुल ज़रूर बनाएंगी जो बैरूनी इदारों और ममालिक से मुज़ाकरात और जारी माहिदों में तब्दीलियाँ कराने की अहल होगी। इसी तरह तौहीन पार्लियामान एक्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ताहयात, नाहली से मुताल्लिक तरामीम समेत बहुत सी ऐसी तरामीम हैं
जो इतनी उजलत में की गई हैं, और बात यहां तक पहुंच चुकी है कि पार्लिमानी तारीख की तेज तरीन कानून साजी में पीडीएम हुकूमत ने पीटीआई का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। हुकूमत ने आज बिना कौरम के वक्त कम और रिकॉर्ड कानून साजी की है, यानी कम वक्त और मुकाबला सख्त के मसदाक रिकॉर्ड कानून साजी हुई है और तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। हुकूमत ने 1 घंटे में 29 बिल मंजूर करके पार्लिमानी तारीख का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और कौमी असम्बली से मंजूर 29 में से 24 बिल नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम से मुताल्लिक है, जिनमें नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम से मुताल्लिक 18 बिल आज ही पेश करके मंजूर किए गए। महसूस होता है कि हुकूमत जल्दबाजी में अपनी मुद्दत ख़त्म होने से कबल अहम कवानीन में तब्दीली कराना चाहती है जो मुस्तकबिल में उन्हें फ़ायदा दे सके। ऐसे कवानीन जिसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, इसे ऑर्डिनेंस के जरिए मंजूर कराया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन एक्ट में तरमीम कराई गई तो आज हुकूमत ने सोशल मीडिया की लगाम भी कसने का फैसला करते हुए ऑनलाइन सरगर्मी और साइबर क्राइम की मॉनिटरिंग के लिए पीटीए तर्ज की अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है, जबकि वेबसाइट्स, वेब चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला भी कर लिया गया है। इसके तहत साइबर क्राइम के इख्तियारात अथॉरिटी को मुंतकिल होंगे, जिसके लिए वजारत आईटी ने बिल वफाकी काबीना को भिजवा दिया और अथॉरिटी को वेब चैनल्स को लाइसेंस जारी करने का इख्तियार हासिल होगा। हुक्काम के मुताबिक वेब मॉनिटरिंग का इख्तियार पीटीए से वापस लिया जाएगा। पीका एक्ट के तहत एफआईए को हासिल इख्तियारात नाकाफी करार दे दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम ई सेफ्टी अथॉरिटी होगा, जो तमाम वेबसाइट्स की मॉनिटरिंग ई सेफ्टी अथॉरिटी करेगी और खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों का इख्तियार इसी अथॉरिटी के पास होगा। यह अथॉरिटी टीवी चैनल्स, अखबारात की वेबसाइट्स की भी निगरानी करेगी और इसी तरह के दीगर ऐसे कवानीन हैं जो दिखाई ये दे रहा है कि या तो किसी के इमा पर बनाए हैं या खुद अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जिस पे खुद जो ट्रेरी बेंचेस हैं वही एतराज़ात भी उठा रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ात कर रहे हैं। कोर्ट के पार्लियामान के अंदर लेजिस्लेचर में कानून साजी तो आम आदमी के लिए होनी चाहिए, लेकिन आम आदमी का पाकिस्तान में क्या हशर है, क्या हाल है और कितने इन्फ्लेशनरी प्रेशर के अंदर बोझ तले दबा जा रहा है, इस पर भी कुछ बात करेंगे। क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान में बसने वाले अवाम की कई नस्लें सिर्फ इस उम्मीद से दुनिया फ़ानी से कूच कर गई कि कभी तो इस मुल्क की तकदीर बदलेगी और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। पूरी दुनिया के हालात बदले, लेकिन पाकिस्तान के हालात जू के तू हैं, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल तर होते चले जा रहे हैं। आज से 30 बरस कबल हम जिस नाजुक मोड़ से गुजर रहे थे, आज भी उसी नाजुक मोड़ पर हैं। हर हुकूमत अवाम को खुशहाल बनाने के नारे लगाती है, लेकिन 5 बरस बाद खुद और कुंबे को खुशहाल करके अगली बारी के इंतज़ार में लाइन में खड़ी हो जाती है। ऐसी कुछ कहानी इस मुत्तहिदा हुकूमत की है, जो कहने को तो आवाम को मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में आई थी, लेकिन इस दौर में अवाम इस कर्ब से गुजर रहे हैं कि उन्हें माजी की हुकूमतें बेहतर महसूस होती। महंगाई की बात करें तो इस कदर बुलंद तरीन शरह पर मौजूद है कि गुज़श्ता महीने महंगाई में कुछ कमी हुई, जिसका भरपूर क्रेडिट लिया गया, लेकिन इस हफ्ते महंगाई की शरह में फिर से 3.73% इजाफा हो गया है। इस इजाफे के साथ महंगाई की शरह सालाना बुनियादों पर 29.21% है। गुज़श्ता हफ्ते 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 135 से 160 रुपये किलो तक रिकॉर्ड की गई, जबकि जिंदा ब्रायलर चिकन की कीमत 368 से 580 रुपये फ़ी किलो हो गई। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के दौरान अंडे, टमाटर, मिर्च, लहसुन, आलू, प्याज, गुड़ सब महंगा हुआ है। बिजली और LPG के रेट भी बढ़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियाद पर गंदम का आटा 132% महंगा हुआ, चाय 98%, चावल 79%, चीनी 63% से ज़ायद महंगी हुई। एक साल में आलू 62%, टमाटर 60%, गुड़ 57% महंगा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक चिकन और सुर्ख मिर्च 55% तक महंगे हुए। गुज़श्ता साल की निस्बत सिगरेट 110%, गैस चार्जेस 108% बढ़े। इसी बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमत में शामिल अरकान भी सरापा एहतजाज और बार बार दरखास्तें कर रहे हैं कि खुदारा महंगाई को कम किया जाए, वरना ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रह जाएगा। अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बढ़ती महंगाई पर किस तरह दुहाइयां दे रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, उनको ये कहें कि अगर आटा, बिजली आप हम पे महंगा करवाएंगे, टैक्सेस आप बिल्कुल टैक्स का नेटवर्क ज्यादा करें ना, लेकिन अगर आप बिजली, आटा ये महंगा करेंगे तो सर लोग यहां पे रहेंगे कैसे? बिजली, गैस समेत दीगर अशिया पर जबरदस्त टैक्सेस लगाने के बावजूद हुकूमत की प्यास बुझ नहीं पा रही है। आए रोज किसी न किसी तरह मजीद टैक्स आयद करने का सिलसिला भी जारी है। अब हुकूमत ने बैंक से 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR के मुताबिक नॉन एक्टिव टैक्स फाइलर्स पर एक दिन में तकरीबन 5,500 रुपये निकलवाने पर 303 रुपये टैक्स लगेगा, जबकि इससे जायद और 55,000 से कम रकम निकलवाने वाले नॉन एक्टिव टैक्स फाइलर पर 330 रुपये टैक्स लगेगा। FBR के मुताबिक
55,000 से 75,000 रुपये तक एक दिन में बैंक से रकम निकलवाने वालों पर 450 रुपये टैक्स लगेगा। FBR के मुताबिक 2125 सीसी गाड़ी पर 6% की शरह से टैक्स लगेगा। इसी तरह 2501 से 3000 यानी 2500 सीसी से 3000 सीसी इंजन वाली गाड़ी पर 8% की शरह से टैक्स लगेगा, जबकि 3000 सीसी गाड़ियों पर 10% की शरह से टैक्स आयद होगा। FBR का कहना है कि हुकूमती इदारे और पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की सफारतकार इस टैक्स से मुस्तस्ना होंगे और नॉन रिहायशी पाकिस्तानियों के लिए ATM या डेबिट कार्ड से अदायगी पर टैक्स की शरह 5% कर दी गई है। टैक्सेस की भरमार है, इन्फ्लेशन का प्रेशर है, गरीब आदमी इस बोझ तले दबता चला जा रहा है। तुमने देखे नहीं हल्का इमरोज़ के रंग गर्मी बादा फरदा से पिघलते हुए लोग और अपनी ही ख्वाहिशात के बेबस होकर रोज़ जीते हुए रोज़ मरते हुए लोग। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अगले हफ्ते अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।